नमस्कार। प्रारब्ध के मंच पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे प्रारब्ध के मंच पर गेस्ट हैं मीका गिल साहब। मीका गिल साहब को ट्विटर पे और बाकी यूट्यूब के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, टीवी चैनलों पे आप सबने देखा होगा। लुधियाना से आते हैं, सरपंच हैं। तो जिसको कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण जो यूनिट है, पंचायत, जहां से असली तापमान चाहे समाज का चाहे राजनीति का वो सब पता चलता है। कल रात मैंने मीका साहब का ट्वीट एक देखा जिसमें उन्होंने कहा कि साहब, किसानों के रोड ब्लॉक के चलते पंजाब में बड़ी दुखद घटना एक हुई है। रोड एक्सीडेंट में एक एसीपी और उनके गनमैन, इन दोनों की मृत्यु हो गई। आइए सबसे पहले जरा ये जानते हैं कि इस एक्सीडेंट और दो पुलिस वाले नौजवान थे, लगभग 30-35 की उम्र के दोनों बताए जा रहे हैं, जैसा मीका साहब के ट्वीट से ही मुझे पता लगा। उसका किसान आंदोलन से क्या संबंध है, या किसानों ने रोड ब्लॉक किया, क्यों किया, उससे क्या संबंध है? मीका साहब, ओवर टू यू। नमस्कार सर, और धन्यवाद सर। आप सभी को रूबरू कराने का। सर, ऐसा है कि पंजाब में जो किसान हैं छोटी छोटी बातों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी मिसाल है जीती जागती, ये जो हमारे समराला है, वहां पे एक घटना हुई। पुलिस डिस्ट्रिक्ट खन्ना पड़ता है और वहां पे 4 लेन रोड है। एक बायोगैस प्लांट वहां पे बन रहा है समराला में। उसका ये कहते हैं कि बनने नहीं देंगे जी हम बायोगैस प्लांट, इसका हमें नुकसान है। इनको फायदे नुकसान से मतलब नहीं है। इनकी या तो इनकी सेटिंग नहीं हुई उनसे, किसान जथेबंदियों की, तो पैसे में कोई सेटिंग हो जाती। तो इन्होंने धरना दे दिया जी रोड पे जाके। वहां पे है 4 लेन रोड, 2 रोड एक आने के लिए, 2 रोड जाने के लिए। चंडीगढ़ रोड के ऊपर बैठे हैं, जो लुधियाना से चंडीगढ़ को जाते हैं जी। मेन रोड है बड़ा। और समराला के पास है गांव दयालपुरा, वहां पे ये बैठे हैं। तो बैठने की वजह से एक रोड पे ये बैठ गए। तो पुलिस ने क्या किया कि जो ट्रैफिक थी उसको डिवर्जन दे दिया जी, एक एक रोड पे कर दिया। तो अप डाउन हो गया एक रोड पे। रात का टाइम था 12 साढ़े 12 का, तकरीबन ट्रैफिक भी कम हो जाती है उस रोड पे। तो जो डीएसपी साहब थे वो अपनी फैमिली से मिलके, चंडीगढ़ में उनकी फैमिली रहती है, पोस्टिंग इनकी लुधियाना ईस्ट में है, यहाँ पे एसीपी लुधियाना है वो उनकी पोस्टिंग। वहां वो वापस आ रहे थे, उनका गनमैन था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जी। तो फॉर्च्यूनर गाड़ी की आगे से स्कॉर्पियो गाड़ी लुधियाना की तरफ से आ रही थी, ये चंडीगढ़ से आ रहे थे फॉर्च्यूनर में। तो आपस में टक्कर हो गई। वजह वही बनी, अगर वो दोनों, अगर रोड ब्लॉक ही ना होता तो चंडीगढ़, वो जो स्कॉर्पियो वाला वो चंडीगढ़ रोड पे होता, तो ये लुधियाना रोड पे होते। एक रोड पे दोनों चढ़ गए। तो आमने सामने रात होने की वजह से पता नहीं चला कि रोड ब्लॉक है या नहीं है या क्या है ट्रैफिक। तो आमने सामने इनकी टक्कर हो गई। टक्कर होते ही उस गाड़ी को आग लग गई जिस गाड़ी में एसीपी साहब बैठे थे। इनकी गाड़ी टक्कर होने के बाद डिवाइडर से टकराई, उसके बाद उसको आग लग गई और वो जिंदा जले अंदर गाड़ी के। वहां भाग के लोगों ने, जो और कोई राहगीर जा रहे थे, उन्होंने जल्दी में जाके गाड़ी से इनको निकाला जी। फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई वहां पे। तो ये डेड हो गए थे उसी टाइम। एसीपी साहब संदीप सिंह और उनके गनमैन थे प्रभजोत सिंह, 35 ईयर इनकी एज थी। दोनों मौके पे ही इनकी मौत हो गई। वजह वही बने किसान। चाहे वो राजपुरे वाली घटना हो, वहां भी ये शुभकर्ण सिंह लड़के की जो मौत हुई, आज तक वो पता ही नहीं चला जी किसने मार दिया। क्योंकि हम तो पहले कहते थे किसी खालिस्तानी एलिमेंट्स ने माहौल भड़काने के लिए किया हो ये। तो वहां भी वो भी अनआइडेंटिफाइड पर्सन के ऊपर एफआईआर हुई है राजपुरा में। सेम ये हो गया जी, छोटी सी बात को लेके धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं। अगर धरना प्रदर्शन इन्होंने करना था तो जिसने उनको लाइसेंस दिया बायोगैस प्लांट लगाने का, उनके ऑफिस के आगे लगाते जे। तो फिर मेरी बात पहले वाली, जो मैंने, माफ कीजिए, पहली इंटरव्यू में कहता आया हूं कि सरकार इनको बिठा रही है, अपने ऑफिसर मरवा लिए। अभी तक किसी पुलिस के बड़े ऑफिसर का बयान नहीं आया जी, हमारे पुलिस ऑफिसर मर गया जी, एसीपी साहब मर गए, गनमैन मर गया। पुलिस का मॉरल है जो वो नीचे जा रहा है डे बाय डे। अपने साथी मरवा लिए सिर्फ इन किसानों की वजह से। बोले कौन? कोई भी नहीं बोलता, डरता इनकी वजह से, वही तालिबान राज। तो असली वजह ये थी कि इन्होंने एक रोड ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से ट्रैफिक एक रोड पे आ गई, तभी ये एक्सीडेंट हुआ। और ये अकेले संदीप सिंह जी की मौत नहीं हुई वहां पे और इनके गनमैन की, उससे पहले उसी दिन में एक बुजुर्ग अपने पोतरे को लेके, अपनी वाइफ के साथ उनको मेडिसिन लेने जा रहे थे, उसकी भी मौत हुई सेम डे। तीनों का एक्सीडेंट हो गया।
एक और उसी चंडीगढ़ रोड के ऊपर गांव है छंदड़ा, तो वहां का एक गुरुद्वारा साहब का ग्रंथी सिंह जा रहा था अपनी बाइक पे, उसी रोड पे उस दिन भी उसका भी एक्सीडेंट हुआ। एक दिन में 3 एक्सीडेंट हुए। मेरे पास सिर्फ एक दिन की डिटेल है, डेली पता नहीं कितने होते होंगे। तो हुआ सारा किसानों की वजह से। धरना प्रदर्शन, इनको ना मंथली दो, इनको मांगे मत ना मानो, इनकी नहीं सेटिंग हुई। मैं तो सीधी बात कहता हूँ, उनकी बायोगैस वालों से सेटिंग नहीं हुई। जिस दिन सेटिंग हो जाएगी ये उठ जाएंगे अपने आप, नया धरना ढूंढ लेंगे, नया कोई और फैक्ट्री ढूंढ लेंगे ये। बिल्कुल। अच्छा मिका साहब, ये जो आप मोडस ऑपरेंडी बता रहे हैं, ये जो एक काम करने का इनको गिरोही तरीका है कि साहब उनकी सेटिंग नहीं हुई। सेटिंग का मतलब धन होगा ही, वो कुछ बिल्कुल जी पैसे चाहते बिल्कुल। होंगे, कुछ सेटिंग चाहते हाँ होंगे। जी। अच्छा, हाँ। ये भारत में या अपने देश में जब देखा गया है तो ये नक्सलाइट अप्रोच है, ये नक्सलियों की स्टाइल है, ये कम्युनिस्टों की स्टाइल स्टाइल है। चौथ वसूलना, चाहे कोई नया प्रोजेक्ट आए, कोई कारपोरेट आए। और आपने यहाँ बड़ी एक उचित बात कही कि भाई बायोगैस प्लांट से तुम्हारा विरोध अगर है तो जिसने उसको परमिशन दिया तुम उसके सामने धरना क्यों नहीं देते। बिल्कुल जी। ऐसे में ये जो नक्सलाइट अप्रोच आया है जथेबंदियों का, तो इनका किसानों और किसानों के हित से कोई सरोकार है, या ये समझा जाए कि बिल्कुल नक्सलाइट तरीके से पैसा और दबंगई या गुंडा टैक्स वसूलने का ये एक धंधा बन चुका है। ये क्या वाकई किसान रह गए हैं? सर, हमारे अब गेहूं की फसल पक गई है। 13 अप्रैल को हम एक लीगली तौर पे उस फसल को काटना शुरू कर देते हैं। बैसाखी का दिन होता है हमारे लिए, तो कहते हैं हम पवित्र त्योहार है, हम उस दिन अपनी फसल को काटना शुरू करेंगे। तो हमारी तो फसल सिर पे खड़ी है। अगर हमने एक आधा दिन भी लेट कर दिया, ऊपर से बारिश हो गई, तो फसल हमारी खराब हो जाएगी। तो ये बैठे हैं धरने पे। सर ये किसान है ही नहीं। मैं सीधा आपके माध्यम से कहता हूँ, ये किसान नहीं है, ये गुंडई है, गुंडागर्दी है, नक्सलाइट हैं ये। और तालिबान जैसा इनका व्यवहार है लोगों से। वहां से कोई निकल के दिखा दे, कोई एम्बुलेंस, किसी ने कोई एम्बुलेंस में कोई मरीज जा रहा हो, वो नहीं ये निकलने देते। बाद में एक वीडियो बना लेंगे जी, ये देखिए हमने कैसे निकाल दी। अरे भाई, अगर तुम बैठे ना हो तो वो तो सीधी निकल जाती, तुम क्यों अपनी वाह वाह खट वाह वाही करवा रहे हो एम्बुलेंस को निकला के। पहले तो रोक दी, बाद में कह दिया हमने जी भेज दी, कोई बात नहीं। उसके बाद किसी ने अपने इंटरव्यू पे जाना है जी, चंडीगढ़ रोड है सर वो, जैसे दिल्ली रोड पे राजपुरा में बैठे हैं। तो लोगों का डेली अप डाउन, कितने लोगों का अप डाउन है जी। किसी ने किसी बिजनेस के लिए जाना है, किसी का कोई रिश्तेदारी में मैरिज है, किसी की डेथ हो गई, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी का कोई पेपर है, एग्जाम है, कुछ भी। बहुत अप्रैल का महीना है, ये पेपर चल रहे हैं बच्चों के। तो नॉर्मल भी सर, मैं दिल्ली जाके आया हूँ थोड़े दिन पहले। मैं वहां से जीरकपुर होके गया, राजपुरा से जीरकपुर, जीरकपुर से फिर मैं बाला आया जी। तो मुझे 2 घंटे ज्यादा लग गए दिल्ली जाने से। तो मैं अकेला नहीं हूँ, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन बोले कौन? अगर इनके पास जाके कह देगा ना कि भाई साहब तुमने धरना क्यों दिया, ये तो मार देंगे, क्योंकि वही तालिबान है, ये नक्सलाइट है। किसान तो, उसकी फसल खड़ी है बिल्कुल सिर पे सारी। वो 6 महीने से वो अरदासें कर रहे हैं, हे भगवान हम कहीं बारिश मत आ जाए, कहीं गड़े ना डल जाए हमारी फसल के ऊपर, पक्की फसल पे ऊपर। अगर आप भी समझिए, अगर एक बार बारिश भी हो गई ना उस फसल को, अब फसल ने खराब हो जाना है। तो ये धरने पे जो बैठे हैं सिर्फ किराए के लाए हुए आदमी हैं सारे, जिनको ये मंथली देते हैं। किसान जथेबंदियां इनको दिहाड़ी पे लेके आती है। इनका कोई खेती से कोई मतलब नहीं। कोई ये बायोगैस लग रहा है, हमें क्या तकलीफ है जी? हमारे पंजाब में कोई बिल्कुल। इंडस्ट्री आ रही है, हमें कोई तकलीफ थोड़ी होनी चाहिए। हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। जब हमारे पिछली बार इन्होंने किसान एजिटेशन के दौरान अडानी साहब की यहाँ पे हमारे किला राय पर में एक बहुत बड़ा वेयर हाउस था उनका। जी। सर एक दिन में हमारे 4,000 नौजवान, युवा नौजवान फ्री कर दिए इन्होंने, बंद कर दिया जी, आगे बैठ के धरना प्रदर्शन कर दिया, ताला लगा दिया जी वहां पे। 4,000 नौजवान तो युवा वो फ्री हुए हमारे, और एक फैक्ट्री में, सिर्फ एक वेयर हाउस में। और दूसरा, जो कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता था जी, कोई उनको लेके जाता था, कोई ऑटो वाला लेके आया, कोई चाय की किसी की दुकान, किसी का ढाबा, किसी का किराने का, वो सभी का काम बंद हो गया जी। एक एक इनका धरना प्रदर्शन हमारे 10-10 हजार लोगों को मार रहा है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। ये 2 नौजवान पुलिस के मार दिए, ये भी इनके ही बच्चे हैं, किसी ना किसी जमींदार के बच्चे होंगे जी, किसी मजदूर के बच्चे होंगे। परिवार तो पंजाबी का ही है ना किसी का, कोई भी हो जो पंजाब में रहता है, उसी का नुकसान हुआ ना जी। और बिल्कुल साहब। और एसीपी संदीप सिंह का 1 साल का बेटा है जी। और बहुत दुख। दूसरे जो गनमैन थे प्रभजोत सिंह, उनका 3 साल का बेटा है। कहाँ उनकी वाइफ जाएंगी, कहाँ इतनी बड़ी जिंदगी निकालेंगी जी?
पैसा ही हर चीज नहीं होता ना सर। तो अपने बच्चे अपने बिल्कुल हाथों से मार रहे हैं। ये शुभकर्ण सिंह लड़के को ले गए वहां पे राजपुरा, उसको मरवा दिया। कह देंगे जी हरियाणा पुलिस ने गोली मारी, बोले कह दें एफआईआर करो जी हरियाणा पुलिस के ऊपर। अब उनकी अस्थियां लेके फिर रहे हैं शुभकर्ण सिंह की, गांव गांव जा रहे। कल तमिलनाडु गए हुए थे जी। इनका तमिलनाडु से क्या लेना देना जी पंजाब के किसानों का? मांगे हमारी पंजाब की हैं, पंजाब की मांगे हैं तो धरना प्रदर्शन कर लो जहां करना है। लोगों को तंग कर रहे हैं, सिर्फ अपने लोगों को तंग कर रहे हैं। इनका मोटिव वही है, मोदी सरकार को बदनाम करना। क्योंकि पहले जो सोए हुए थे 2 साल से, अब इलेक्शन सर पे आ गई तो सीधा जी हम बदनाम करेंगे, जा जाके गांव गांव में जाके बताएंगे हम हमारा लड़का मार दिया। ये तो नहीं कहेंगे कि हमें चोट भी नहीं आई, लड़का हमने मरवाया। सर मैं जिम्मेदार हूं, अगर मैं किसी को अपने साथ लेके जाता हूं एज ए ग्रुप, किसी को कहीं भी लेके जाऊं, अगर उसकी मौत होती है तो जिम्मेवारी तो मेरी हुई ना। घर उसके घर वाले तो मुझे कहेंगे कि भी तुम लेके गए थे, तुम बताओ कैसे मर गया। तो उनके घर वालों को, ये तो ऐसे लोग हैं, आप सच मानिए उसका भोग था जिस दिन श्रद्धांजलि उसको दे रहे थे, वहां पे इकट्ठा हुआ सर 50,000 रुपीज इकट्ठा हुआ। इन्होंने तो वो 50,000 रुपीज से के लिए लड़ाई लड़ ली कमेटी वालों से। वो गुरुद्वारा कमेटी वाले कहते हैं भोग हमारे, हमने डाला है जी, हम पैसे लेंगे, ये कहते हैं हम लेंगे। अब कल इन्होंने हिसाब दिया जी 55,000 रुपया था वो, हमने किसी को गांव वालों को दे दिया कि इसकी यादगार बना दो। डेढ़ बिल्कुल। एक महीना 55,000 रुपए के लिए लड़ते रहे ये वहां पे। इनका मोटिव सिर्फ पैसा कमाना, अपनी जथेबंदी को मजबूत करना उस पैसे से। और अगर कोई यहाँ पे कंपनी आती है तो उसके गल में अंगूठा दे के उनसे पैसा ऐंठना है, और इनका कोई मोटिव नहीं है। बिल्कुल मैंने जो इसीलिए आपसे वो नक्सलाइट जो अप्रोच है, मोडस ऑपरेंडी है अपराध करने का, बिल्कुल वो तरीका यहाँ मैच करता है। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही मिका जी। आपने कहा ये अपने लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो मोदी ग्राफ गिराने की बात तो पहले ही दल्लेवाला साहब के उस वीडियो से बाहर आ गई थी कि उनका राजनीतिक उद्देश्य है। दूसरा, आपने एक चीज ये बड़े अच्छे तरीके से रेखांकित किया साफ साफ कि इसमें पंजाब की आम आदमी पार्टी यानी भगवंत मान के सरकार का पूरा पूरा श्रेय है। वो इनको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि मोदी के खिलाफ एक माहौल पंजाब में बन सके। उसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने ये कही, मैं उसको उससे जोड़ता हूं कि ये अपने ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने अपने दिल्ली आने का उदाहरण बताया। ऐसे लाखों लोग लगातार पंजाब, कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि सारे लोग, भाई पंजाब उसी तरीके से है जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, जैसे बिहार है, जैसे बंगाल है। लोगों का एक दूसरे जगह पे आना जाना है, इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आना जाना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पंचायत स्तर को रिप्रेजेंट करते हैं सरपंच साहब, पंजाब का समाज, आम शहरी, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहर का हो, वह अब इनके इस बार बार या हर तरफ, कभी रेल की पटरियों पर बैठ जाना, कभी सड़कों पर बैठ जाना, रेल की पटरी पे बैठ जाएंगे तो रेल रुक जाएगी यानी आम यात्रियों को परेशानी, सड़क पर बैठ गए तो एक्सीडेंट से लेके लोग आना जाना मुश्किल हो पाएगा। इनका अब ये रवैया देख के पंजाब के समाज में इनका, इनके प्रति कैसी इमेज बनी है, लोगों में अब इनके प्रति क्या राय है? क्योंकि देखिए, लोग बोले न बोले सड़क पर ये कोई जरूरी नहीं है। हर गली के गुंडे के सामने आम शहरी जो सभ्यता से रहना चाहता है, जो अपने देश के कानून का पालन करना चाहता है, वो जरूरी नहीं है कि गुंडे के सामने चला जाए। लेकिन 5 साल में एक बार इस देश के वोटर को अपनी उंगली से उनको उनकी औकात बता देने का मौका मिलता है। तो मैं उस नजरिए से जानना चाहता हूं, क्योंकि अब 2024 के इलेक्शन भी हैं, हम थोड़ा सा राजनीति पर भी आपसे बात करेंगे। क्या इनके प्रति नजरिया है आम पंजाबी का, जो वहां का अमन पसंद लोग हैं? सर ये लास्ट टाइम ना जी किसान जथेबंदियों वाले इलेक्शन में खड़ गए हमारे, जो पहले एमएलए की इलेक्शन हो गई हटी, सरकार बनी है 2 साल पहले। राजेवाड़ ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है जी। राजेवाड़ जी यहाँ समराले के रहने वाले हैं, यहाँ ये कल एक्सीडेंट हुआ। तो उनको अपने गांव से वोटें मिली 5, अपने गांव से 5 वोटें। और जितने भी सभी किसान जथेबंदियों वाले हैं, इन सभी ने अपने 117 सीटों पे कैंडिडेट वहां पे खड़े किए थे, और सभी की इनकी हुई जमानत जब्त। सरकार, सर लोग बहुत दुखी हैं इनसे, लेकिन सामने इनके जवाब नहीं देते। उनके पास जब उनका अधिकार आता है वोट, तब इनका जवाब देते हैं। अगर इनमें अब भी हिम्मत है
तो ये खड़ा करें 13 सीटों पे उम्मीदवार अपने, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी पंजाब में इनकी औकात क्या है। कोई कैंडिडेट आता है बीजेपी का, परसों तरनजीत सिंह संधू जी अमृतसर में, उनका विरोध कर दिया। कल इन्होंने पटियाला में महारानी परनीत कौर का विरोध कर दिया जी। क्या है इनके पास? झंडे, झंडे लेके खड़े हो जाते हैं जी और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लग जाते हैं। हंसराज जी का विरोध कर दिया, हंस जी का। पिछला सारा भूल गए इनके लिए क्या किया उन लोगों ने। कम से कम कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उनकी वाइफ थी, वो एमपी बनी है 3 बार, विदेश मंत्री भी रही हैं वो, सॉरी 4 बार एमपी बन चुकी, विदेश मंत्री भी रही हैं वो कांग्रेस सरकार में। तो उन्होंने पंजाब के लिए कुछ नहीं किया होगा, उनका भी विरोध कर दिया। मतलब क्या जी, हमने बीजेपी का विरोध करना है। और लोगों इन मैंने पहले जैसे कहा कि राज्यपाल को सिर्फ 5 वोटें मिली अपने गांव में से, तो 5-7 तो इनके लोगों के अपने घर के ही लोग होते हैं जी। एक परिवार है, दूसरा चाचे ताए होंगे, वो भी वोट डालेंगे ना जी। इनकी जमानतें जब्त हुई सर पंजाब में पिछली बार। तो अब लोगों का क्या है कि जी ये बैठे हैं, बैठे रहने दो इनको, लोग इनको सीरियस नहीं लेते। लोगों को सब समझ आ चुका है कि ये क्या कर रहे हैं। हमारा सिख सिख कौम का, पंजाबियों का ये नाम बदनाम कर रहे हैं। पंजाबियों की कौम, पंजाबियों को लोग एक धरना प्रदर्शन करने वाली कौम मानने लगे हैं। किसान तो और भी स्टेटों में है, इन्होंने क्या ठेका ले रखा है जी सारा। और दूसरी बात सर, हमने कहीं लिख के दिया इनको कि भी कि जी हमारी मांगों के लिए तुम बैठो धरने प्रदर्शन के लिए। मैं भी किसान हूं सर, हमने तो कहीं इनको लिख के नहीं दिया गांव गांव वालों ने कि ये ले जी जत्थेबंदी, इस जत्थेबंदी को हम गांव ने एक मता डाल के दे दिया जी, एक के पंचायती तौर से हमने इनको अपॉइंट कर लिया जी, ये हमारी तरफ से जाके बैठ जाएं। हमने तो किसी ने नहीं ना किया। तो फिर वही बात सीधी सीधी कि सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने पैसों के लिए। तो सर पिछली बार क्यों उठ के आए जी, वहां बैठे रहते। इतने कितने लोगों का कारोबार खत्म कर दिया सर पिछली बार वहां दिल्ली बैठ के। कोई भी आदमी है, बिल्कुल। आम आदमी कोई भी है सर, किसी कोई दुकानदार है, उसका डेली की इनकम पे उसका सारा कारोबार चलता है जी। सर मैंने वहां पे देखा टीडीआई मॉल, वहां ये वॉशरूम जाते थे किसान, तो टीडीआई मॉल बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने वहां पे। जो रास्ते में वहां सोनीपत जी में जहाँ जी। पे ये बैठे थे सिंगू बैरियर पे, मैंने खुद जाके वहां पे देखा जी। और छोटी छोटी दुकानदारों सभी को खत्म। ज्यादा इनका क्या था जी, हरियाणा में शराब सस्ती है, शराब पी के रात को टल्ली। ये अभी अपने देखा होगा जब ईस्ट एजुकेशन में जो ये लेटेस्ट चल रहा है ना, इसमें भी ये वहां पे शराब पी रहे थे जी रात को, कैसे भर भर के इनको गिलास दे रहे थे। घर से निकाले हुए हैं जी, सभी 70-70 साल के ऊपर के बैठे हैं वहां पे। 70 साल से ऊपर घर वालों ने सोच लिया अगर ये मर भी जाएगा 2-2.5 लाख रुपया बन मिल जाएगा हमें, और हम शहीद का परिवार हमें कहने लग जाएंगे लोग। यही मोटिव है और कुछ नहीं जी। कितने बुजुर्गों की इनकी क्या इज्जत है घरों में, आप समझ लीजिए सर। बच्चे बड़े हो जाते हैं हमारे गांव में, तो बहुत से लिमिटेड फैमिलीज हैं जो अपने बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। नहीं तो इनको एक कोने में एक हमारे तूड़ी वाला कमरा होता है, वहां पे इनका मंजा चारपाई इनकी लगा देते हैं कि वहां बैठा रहे भाई, सर्दी हो गर्मी हो, वहां पे पक्का भी नहीं होता गर्मियों में। तो वहां पे इनको मिलते हैं जी बादाम, जब किसान एजुकेशन में जाते हैं। खाने पीने को पूरा घी से भरे हुए, घी में पूरे तर किए हुए सब्जी और परांठे मिलते हैं इनको सुबह जी। वहां दिल्ली एजुकेशन में देखा 5-5 बार दूध आता था, मसाज करने वाली मशीनें थी। मसाज की मशीन है, बिल्कुल। ठीक है सर, सब कुछ मिला वहां पे इनको। खोए की पिनियां मिली इनको, पिनियां खा खा के आलसी की, ये घी वाली पिनियां घी वाली खा के जब बुजुर्ग आदमी हो जाता है कैस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये तो आधे से ज्यादा तो ये घी की पिनियां खा के मरे होंगे वहां पे और बन गए शहीद। परिवार को मिला 2-2 2.5 लाख रुपया सर। सच्चाई तो यही है, अगर बोलेगा तो सिर काट देंगे किसी का जी, कोई भी बोल के दिखाए बिल्कुल इनके विरुद्ध। किया तो है सर आप इन्होंने, देखिए किया। कितना बड़ा पंजाब पुलिस का ग्रुप है जी सारा पंजाब में। तो अब जब वो नहीं अपने एसीपी साहब की आवाज उठा सके, तो जिन्होंने कंट्रोल करना है इनको, तो मेरे जैसा क्या करेगा जहां पे आवाज उठा के। तो आगे आएगी बिल्कुल। वो इलेक्शन, इनका सर गांव में कुछ नहीं है जी। किसी गांव से 10 गए हुए हैं, किसी गांव से 5 गए हैं, वही गए हुए हैं जो घर से निकाले हुए हैं। और जहाँ कुछ बिल्कुल। हुल्लड़बाजी वाले नौजवान है, जिनको जी घर में कोई जी। पूछता नहीं ना, पानी नहीं पूछता कोई लड़का, कोई उनकी नो नहीं पूछती पानी इनको, कोई बच्चा इनका पोता नहीं पूछता, ये वहां वही गए हुए हैं। मर जाएंगे बिल्कुल तो ढाई बिल्कुल। लाख 3 लाख रुपया आएगा और शहीद का परिवार में लिखा पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इस हिसाब से ये पता लग रहा है कि एक तरफ इनको कोई सपोर्ट तो हासिल है नहीं समाज से, बल्कि समाज में इनके प्रति गुस्सा अच्छा खासा भरा हुआ है। अच्छा मिका साहब,
लोकसभा का चुनाव अनाउंस हो चुका है। पंजाब में 7वें यानी 7th फेज में 1 जून को वहां पर वोटिंग होनी है। 2019 में पंजाब की 13 सीटें आती हैं दर्शकों। 2019 का जो आंकड़ा है तो उसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा, और मेरे ख्याल से कांग्रेस के जो ये 40 प्लस सीटें आई थी उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो पंजाब से था। 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 4 अकाली और भारतीय जनता पार्टी, जब ये दोनों एक साथ गठबंधन में लड़ रहे थे, और 1 सीट मिली थी आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान, जो अब वहां के मुख्यमंत्री हैं। 2024 में मीका साहब सिचुएशन बदली हुई है, एक नई सिचुएशन भी आई है, मैं उसको बाद में ऐड करूंगा। सिचुएशन ये है कि कैप्टन साहब कांग्रेस के साथ नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और आपने कहा कि पति पत्नी दोनों एक्टिव हैं और एक अलग ऑरा है कैप्टन साहब का, तो एक कैप्टन साहब के बिना कांग्रेस, नवजोत सिंह सिद्धू के बिना कांग्रेस, तो कांग्रेस का अब है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी भी अब अकाली के साथ नहीं है, अलग अकेले लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ जो विशेष स्थिति हुई है कि उसके एकमात्र सर्वे सर्वा स्वघोषित चेहरे अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले जैसे घृणित मामले में जेल में। ऐसे में 2019 का अगर ये आंकड़ा 8, 4 और 1, इसके सामने 1 जून को जब पंजाब का वोटर करीब 3.25 करोड़ वोटर है पंजाब का, 4.25 करोड़ या 3.25 करोड़, अगर मुझसे गलती हो रही हो, संभवतः 3.25 करोड़। तो वो वोट डालने जब 2024 का जा रहा है, और जब डल्लेवाला साहब ये कहते हैं कि मोदी का ग्राफ नीचे लाना है, तो मोदी का ग्राफ वो तमिलनाडु में नीचे लाने के लिए तो आ नहीं रहे थे। इसका मतलब उनको एहसास है कि पंजाब में मोदी का ग्राफ कितना ऊंचा है। 2024 का लोकसभा चुनाव पंजाब में कैसे देख रहे हैं मीका गिल साहब, जो पंचायत के उस बिल्कुल शुरुआती लोकतांत्रिक स्तर को रिप्रेजेंट करते हैं? जी सर, पंजाब की सिचुएशन अलग है और स्टेटों की सिचुएशन अलग है। पंजाब में जो हिंदू वोट है वो सिख वोट के पीछे लग के वोट डालती है, ज्यादातर ऐसा ही हुआ शुरू से। और जो सिख वोट है वो, इसको जाट कह लो जी, इसको किसान कह लो, इसको कोई भी आप कह लो, ये छोटे भाई के जैसे बड़ा भाई कह देगा छोटा भाई वैसा ही कर लेगा। इसी वजह से जो कुछ भी पंजाब में चलता रहता है जी, चाहे वो अमृतपाल वाला की सीन हो, चाहे भिंडरांवाला वाला हो, उसका भी असर पंजाब में रहता है। और ये बहुत ज्यादा भारी मात्रा में चल रहा है इस टाइम भी। तो केजरीवाल जी चले गए जेल में, जैसे आम आदमी पार्टी ये गर्म ख्यालियों की वोटों से ही बनी है ना जी। ज्यादा तो बाहर से फंडिंग हुई, एबीसी जो कुछ भी हुआ सारा, उन्होंने वहां पे बैठ के फोन कॉल्स पे कहा जी, ना हम कांग्रेस को वोट देंगे, ना हम श्रोमणी अकाली दल को देंगे, हम देंगे एक नई पार्टी खड़ी कर लेंगे जो हमारे राज की बात करेगी, हमारी बात करेगी। तो हुआ भी पहले पहले ऐसा ही हुआ, जब तक अमृतपाल नहीं आया। अमृतपाल आया, उसको शेल्टर किया गया, उसको सिक्योरिटी दी गई, काफी कुछ हुआ जी। पहले जहां जाता था उसको पहले सिक्योरिटी, रोड खाली करवाया जाता है, रोड पे पुलिस लगाई जाती थी कि इसको कोई दिक्कत ना आए, उसको प्रमोट किया गया पहले। तो आम आदमी पार्टी का पहले जो ग्राफ था वो तो हो गया जी खत्म, जो पहले था। जब जिस दिन इन्होंने अमृतपाल को पकड़ लिया, देखिए जो यूथ है ना, ये हमारे यूथ, जब से वो 1984 वाला कांग्रेस ने कर दिया, दरबार साहब पे अटैक हो गया, उसके बाद दिल्ली सिख जेनोसाइड हो गया, तो हमारे यूथ के ऊपर, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद भी झेला काफी समय 93 तक, 84 से 93 तक पूरा चरम सीमा पे आतंकवाद रहा हमारे। उनके माइंड में वो पिछली बातें लाके भर दी जाती हैं जी, कहीं ना कहीं। तो आम आदमी पार्टी से उनको बड़ी उम्मीदें थी, वो उम्मीदें होगी खत्म, तो आम आदमी पार्टी पंजाब में होगी जीरो, बिल्कुल। सेकंड था जी जो कांग्रेस का था जी, कांग्रेस का कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, पहले बहुत बड़ा चेहरा थे। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई में दोनों का नुकसान हुआ, अब दोनों पंजाब में नहीं है। वो भी अपने शो करने चले गए, वो आईपीएल में चले गए जब कमेंट्री करने। नवजोत सिद्धू जी कल ही आए वापस, उनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था, कैंसर से पीड़ित हैं वो। तो पंजाब का नवजोत सिंह सिद्धू भी चला गया, बहुत अच्छा बुलारा बोलने वाले और पंजाब को अच्छी तरह समझने वाले, संभालने वाले कैप्टन साहब भी यहाँ से चले गए। तो कांग्रेस होगी खाली। इनके पास है युवा चेहरा एक, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग,
वो इनका कांग्रेस का प्रधान है, और फॉर्मर सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है आजकल। मैंने यहाँ ग्राउंड पे देखा है कि बड़े बड़े लीडर उनसे मिल रहे हैं। कांग्रेस इस एमपी की इलेक्शन में, जब ये इलेक्शन आई तो आम आदमी पार्टी के साथ इनका कॉम्प्रोमाइज का भी चला कि समझौते के तहत ये दोनों पार्टियां लड़ेंगी। अगर दोनों पार्टियां समझौते के तहत लड़ती तो दोनों पार्टियां ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाती। सीटें उतनी उतनी आनी है जी, सीटें पेट हैं सर यहाँ पे। 13 सीटों में से ही सीटें आनी है जो भी आनी है। एक सीट पे तो सिद्धू मूसेवाले का फादर खड़ेगा जी, आजाद। कांग्रेस का पूरा जोर लगा पड़ा है कि अपनी तरफ से बठिंडा सीट पे उसको खड़ा दें। लेकिन जो गर्म ख्याली और जो यूथ है, वो सभी का जोर लगा हुआ है कि सिद्धू मूसेवाले का पिता किसी भी पार्टी से ना खड़ा हो, खडूर साहब की सीट से आजाद खड़ जाए। और मैं आपको पहले बता दूंगा जी, जैसे सिमरजीत सिंह मान संगरूर सीट से जीत गया था ना जी सिद्धू मूसेवाले की मौत के बाद, तो उसका फादर वहां आजाद भी जीत जाएगा। वहां पे अमृतपाल सिंह का वो 3-4 डिस्ट्रिक्ट में, अमृतसर में, तरनतारन में, खडूर साहब में, गुरदास, वहां पे सीटों पे ना, कई सीटों पे अभी तक अमृतपाल का असर है, जैसे पहले भिंडरावाला का असर था। वो डिस्ट्रिक्ट भी वही है, वो एक बॉर्डर एरिया है और डिस्ट्रिक्ट भी वही है जहां पहले आतंकवाद भी पूरा चरम सीमा पे था। इस इलेक्शन में ये चीज बड़ी ज्यादा सामने आ रही है कि वहां से एक आदमी आजाद जीत जाएगा अगर सिद्धू मूसेवाले का पिता खड़ गया। तो सीटें पीछे रह गई जी 12। 12 में से कम अगर श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी इकट्ठे हो जाते तो ये 6 सीटें ले जाते, 5 से 6 सीटें, क्योंकि एंटी सरकार का इनको बेनिफिट मिलना था। ये हो गए अलग अलग, जहां तो ये अपने इंटरनल अंदर ले किसी कॉम्प्रोमाइज से एक दूसरे के उल्ट उम्मीदवार खड़ा करें। एक कमजोर खड़ा कर दिया तो दूसरा स्ट्रांग हो जाएगा, कमजोर उम्मीदवार खड़ा करके ऐसे किसी कॉम्प्रोमाइज में लड़ लें तो अच्छी सीटें ले जाएंगे। नहीं तो ये ज्यादा से ज्यादा बीजेपी भी 2 सीटें लेके जाएगी और 2 से 3 हो जाएंगी, 3 से 4 नहीं होती। हमारा यहाँ सारा ग्राउंड पे हमने वर्क कर लिया। और श्रोमणी अकाली दल को ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें, नहीं तो 1 सीट पे ही सबर करेगी वो। तो 5 सीटें खत्म हो गई जी, पीछे बच गई 8। 8 में से देखिए सरकार है, इनके 1-2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो काफी वर्किंग में हैं, जैसे वो लालजी सिंह भुल्लर था, वो भी काफी वर्किंग में था, उसको भी टिकट दे दी इन्होंने। तो ऐसे में ये 4-4 सीटें दोनों पार्टियां लेके जाएंगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जी। उसकी वजह ये है कि ये नहीं कि कैप्टन साहब चले गए तो कांग्रेस कमजोर होगी। उसकी वजह है वहां के जो आप लोकल लीडर हैं, जिन्होंने लोगों के साथ पहले काम किया हुआ है। जैसे ये फरीदकोट वाली सीट है जी, फरीदकोट वाली सीट पहले मोहम्मद सदीक थे हमारे सिंगर, पहले एमएलए भी रहे हैं, 2 बार से वहां पे जीत गए, एमपी बन गए। वहां पे काम उन्होंने चाहे कुछ भी नहीं किया। वहां पे जो लोग हैं ना जी, पुराने लोग जो हमारे ज्यादातर पेंडू लोग हैं, वो बस यार सदीक है यार अपना, तो यार सदीक को वोट डाल देंगे। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਸਦੀਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਨੇ यार, सदीक ਦੇ वो गाने ਆਪਾਂ तो बस सदीक अपना है, मोहम्मद सदीक को कहीं भी बुला लो। अच्छा उसका काम भी ऐसा ही है जी, किसी ने प्रोग्राम पे बुला लिया तो 10,000 रुपये ले लेना है जी, नहीं तो वैसे ही शादी ब्याह पे बुला लिया किसी ने तो वहां उसने 1-2 गाने फिर भी गा ही देने हैं जी, चाहे वो एमपी है। मतलब लोगों से ऐसे ही गुले मुले मिले हुए हैं, वो सीटें हैं सेव करी बैठे हैं अपनी तरफ से। वहां पे आम आदमी पार्टी ने करमजीत अनमोल को खड़ा कर दिया, तो जैसे भगवंत मान जी ने, ये भी तो स्टेजों पे ही आते थे ना जी पहले, तो वो उसी लाइन के करमजीत अनमोल जी हैं, लोगों को हंसाते हैं जी फिल्मों में, स्टेज पे सीरियल में हंसाते हैं। और बीजेपी ने खड़ा कर दिया जी हंसराज हंस जी को। तो हंसराज जी हंस का अपना जद्दी शहर जलंधर छोड़ के वहां पे खड़ा कर दिया। ये दिल्ली नहीं है सर, ये पंजाब है। मतलब दिल्ली में, पंजाब से उठा के दिल्ली में ले गए तो दिल्ली वो तो जो जीत गए थे, लेकिन यहाँ उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं है। और बीजेपी की वहां पे इतनी वोट भी नहीं है, क्योंकि वोट तो परसेंटेज से पड़ेगी ना। अगर श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी इकट्ठी होती फिर तो वो जीत जाते। अब अकाली दल वहां पे अपना खड़ा करेगा। अब दोनों पार्टियों का जोर लगा हुआ है, कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल का, कि वहां पे लोगों ने कह दिया जी हम इस बार सिंगरों को वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल आदमी को खड़ा करेंगे वहां पे। तो पंजाब की कुल मिला के यही है कि जी 3 सीटें बीजेपी को जाएंगी, 1 या 2 सीटें आएंगी श्रोमणी अकाली दल को, और बाकी जो बची वो एक आजाद हो जाएगा, मूसे वाले का पिता, और 3 या 4 सीटें, 3 चाहे ये आप ले जाए चाहे कांग्रेस ले जाए, और 4 चाहे आप ले जाए चाहे कांग्रेस ले जाए। यही रहेगा सिनेरियो पंजाब में।
ठीक बात। तो जो आपका जो जमीनी एनालिसिस है उस हिसाब से 2019 से बहुत ज्यादा कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अकाली के साथ जब थे तो 4 सीट थी, आप अधिकतम 3 का अनुमान लगा रहे हैं। अकाली जिस तरीके से बीजेपी के साथ एक अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, बल्कि एक समय तो ये लगा था कि इनका जो है कोलिशन भी हो जाएगा, गठबंधन भी हो जाएगा। तो बिल्कुल वहां आपकी, क्योंकि आप जमीनी स्तर पंचायत स्तर की राजनीति करते हैं, और सबसे कठिन अगर कोई राजनीति होती है मेका साहब, तो वो पंचायत स्तर की, गांव के स्तर की राजनीति होती है। तो बिल्कुल। वहां पर आपका ये कहना कि अब इनके अंदर कोई फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज हो तो वो अलग बात है, पोस्ट पोल अलायंस भी एक अलग चीज है। अच्छा, बिल्कुल एक में चलते चलते आपसे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बाहरी नेताओं को, दूसरी पार्टी के नेताओं को, अभी पंजाब में भी ये हुआ है कुछ सीटों पे। अच्छा, जिन माझा इलाके की आप जो बात कर रहे हैं जिसमें अमृतसर और ये गुरदासपुर ये सीटें आती, ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है। जब पंजाब में कहीं कोई सीट नहीं जीतती थी तो गुरदासपुर से जो है वो विनोद खन्ना, और अमृतसर से, ये तो पुरानी सीट रही है, तो वो लगभग स्थिति वही रही है। नई नए लोग जो एंटर किए हैं उनका क्या असर हो रहा है? सर, पहले तो मैं बीजेपी की बात बताता हूँ। जो गुरदासपुर वाली सीट थी कि विनोद खन्ना जी क्यों जीतते थे वहां से, वहां पे सर इन्होंने एक ब्रिज बना दिया जी नदी के ऊपर, सॉरी उसके ऊपर, दरिया के ऊपर। वैसे लोगों को 20-25 किलोमीटर 30 ऊपर से घूम के आना पड़ता था। ब्रिज बन गया तो वो सीधा निकलने लग गए जी 0 किलोमीटर पे। उस वजह से, एक पुल की वजह से ही वहां पे बीजेपी, विनोद खन्ना जी जीतते आए। 2 बार जीते, गए नहीं गए, थोड़ा सा उनका वर्क था वहां पे, जाते थे थोड़ा जाते थे। लेकिन उसके बाद आ गया जी सन्नी देओल। सन्नी देओल 5 सालों में एक बार भी नहीं गया होगा जी वहां पे जीत के। तो सर लोगों का तो ऐसा है ना जी, अगर हम लोकसभा में किसी को भेजते हैं अपनी डिमांड्स के लिए भेजते हैं ना जी, हमारी आवाज उठाएंगे जाके वहां पे। तो इस बार वहां का बिल्कुल खत्म हो गया था कि बीजेपी का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। तो इन्होंने वहां पे लोकल लीडर को उतार दिया, दिनेश सिंह बब्बू को। तो बब्बू के पास वोट है, वो पहले भी 15 साल से 20 साल से वर्क कर रहा है वहां पे। हर बार टिकट किसी ना किसी लाके हीरो को दे दी जाती है, उसकी मर जाती है। लेकिन पंजाब में ऐसा भी है कि अगर हम 3 बार मुझे टिकट नहीं मिली तो लोग मेरा साथ छोड़ जाते हैं। और जोगिंदर सिंह सलारिया वहां पे बड़ा नाम था बीजेपी का। तो मेरे हिसाब से आज आज या कल तक वो बीजेपी छोड़ जाएंगे, और किसी कोई दूसरी पार्टी उनको टिकट देगी, वो वहां से आजाद खड़े होंगे। तो मामला फंस गया ना जी पेच, अपनी पार्टी में 2 कैंडिडेट हो गए, ठीक या तो बात। बीजेपी से ही है ना जी। ऐसे बिल्कुल। ही सर, जैसी दूसरे पार्टी से आई लुधियाना वाली सीट हमारी बीजेपी जीत चुकी थी हमारी तरफ से। हमने लुधियाना वाली सीट डिक्लेयर कर दी कि जी बीजेपी ने जीतना है। हम्म। तो रवनीत सिंह बिट्टू जी को लाके खड़ा कर दिया। मैं खुद आई विटनेस हूँ इस चीज का कि नवनीत सिंह बिट्टू जी ने मेरे गांव को एक भी पैसा नहीं दिया। मेरे गांव गिल के नाम पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी हल्का है जी, एमएलए हल्का है मेरे गिल गांव के नाम पे। गिल 117 सीटों में से एक सीट मेरे गिल गांव के नाम पे है। लेकिन मेरे गांव को पिछले 5 साल में एक पैसा भी नहीं दिया रवनीत सिंह बिट्टू जी ने। पहली बात, हमारे गांव में धड़ेबंदी बहुत की, और मुझे 2 ओपन जिम कह के भी मुकर गए जी, नहीं दिए। 2 ओपन जिम मैं लिखा के आया, कहते हैं दे देंगे जी दे देंगे, नहीं मिले मुझे। तो जब मेरे इतने बड़े गांव को कुछ नहीं दिया रवनीत बिट्टू जी ने, ठीक है बहुत बड़ा नाम है, 3 बार के एमपी जीते हुए हैं, दूसरी स्टेटों में इनका बेनिफिट होगा कि शहीद बेअंत सिंह का पोतरा है जो वो हमारे कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस का सिटिंग एमपी हमारी पार्टी में आ गया, उसका बेनिफिट दूसरी स्टेटों में तो हो जाता। लेकिन वहां लुधियाना वाली सीट में जो फिर जहां पहले इतने इतने सालों से, जो मैं बात बोलना नहीं चाहता, जो घिस गए यहाँ पे बीजेपी के हम्म। लीडर, ठीक है जी, वो क्या करें। तो जिस दिन रवनीत बिट्टू जी आए तो 800-900 का इकट्ठ था जी। हम्म। उसमें कौन थे? युवा, युवा जिनकी उम्र 18 से कम, जिनकी वोट भी नहीं बनी हुई। और वो युवा जो उस दिन रवनीत बिट्टू जी के साथ था, कल को कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसके साथ भी वो जाएंगे। उनका तो सिर्फ यही कि जी जाना ही है, जिसने बुला लिया ठीक चले बात। जाएंगे। ये उसी तरह लेकिन जैसे सर, धरने पे, किसान धरने पे, ये एक खास खेमा है जो पैसे लेता है और चला जाता है। ठीक बात। बिल्कुल सर। तो जीती हुई सीट लुधियाने वाली फंसा ली हम्म। बीजेपी ने, ठीक है जी। यहाँ पे बीजेपी का देखिए, घर का ही होता है।
ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਵਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੋਚੂਗਾ ना जी। अच्छा राजनीति क्या है? राजनीति सर ये नहीं है कि इस बार की है, इस बार बिट्टू जी को जिता देंगे जी हम, कोई बात नहीं। राजनीति है कि बिट्टू जी का तो पहले ही कब्जा है 10 साल से लुधियाना में। तो अब पहले कांग्रेस में राज कर लिया, अब बीजेपी में भी वो राज करेंगे। पता है सारे सभी को कि ऊपर तो जी बीजेपी आ रही है। हम्म, तो चलती गंगा ना, गंगा में तो सभी हाथ धोना चाहते हैं ना जी। तो जिन्होंने संघर्ष कर दिया, इतने इतने साल हो गए बैठे हुए बीजेपी में, वोटें घर घर जाके लोगों के छितर भी खाए, लोगों से गालियां भी खाई बीजेपी के लिए, सब कुछ किया किसान एजिटेशन के चलते हुए सर। लोगों से बीजेपी की बात करना कोई छोटी बात थी समझ जब कोई सकते हैं सुनना ही नहीं बिल्कुल। चाहता था बीजेपी को। तो अब जब साफ साफ पता चल रहा है कि बीजेपी सरकार बन रही है, सारे हमारे यहाँ पे ना माइग्रेट पीपल बहुत हैं ज्यादा, यूपी बिहार से लोग आए हुए हैं लुधियाना में, जी जी। बहुत ज्यादा वोट है उनकी। तो कई ऐसे भी एमएलए हल्का थे जहां पे बीजेपी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पे आया था एमएलए इलेक्शन में। हम्म, तो सर अब क्या करेंगे जी? वो वोट डाल देंगे, लेकिन जो जिन्होंने वोट डलवानी है वो नहीं ना दिल से चलेंगे। मतलब ऐसी ठीक है, सीटें के अदला बदली का नुकसान हुआ बीजेपी को पंजाब में। बिल्कुल ठीक बात है। और जब कोई क्योंकि पार्टी नया गठबंधन आता है, जब किसी पार्टी में आना जाना होता है, दूसरे कैंडिडेट्स का आना जाना होता है, तो बाहरी का भी आरोप लगता ही लगता है, जो एग्जिस्टिंग लोग मेहनत करते हैं उनका भी आरोप लगता ही लगता है। ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं है। लेकिन आपसे जो बातचीत करने के बाद जो अंदाजा मिला कि पंजाब में 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के खेमे में कोई बहुत ज्यादा जो है वो अंतर फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, बिल्कुल कांग्रेस कितने नुकसान में जा रही है और कांग्रेस जितने नुकसान में जा रही है उसका फायदा मिल किसको रहा है, ये देखने वाली बात होगी संभवतः। बिल्कुल तो ये एक ताना बाना है। और किसान जत्थेबंदियों की जो ये नक्सलाइट अप्रोच है, इससे पंजाब की जनता त्रस्त हो चुकी है। मोदी का ग्राफ बरकरार है। सीटें बिल्कुल पिछली बार भी 4 थी, अकाली के साथ मिलके थी, लेकिन मोदी मोदी हैं, चाहे पंजाब हो चाहे तमिलनाडु है, तमिलनाडु हो। कल आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में मोदी जी जब रोड शो कर रहे थे, तो वहां से जो सबसे वायरल फुटेज हुई है वो पंजाबी और सिख समाज का वो भंगड़ा है। जिंदा दिल समाज है साहब पंजाब, पंजाब का पहनावा, पंजाब का खाना, पंजाब की जिंदा दिली। और आपने जो बेहद महत्वपूर्ण बात की, जिसको मैं दोहरा के ये वीडियो चर्चा आज समाप्त करूंगा दर्शकों, मीका जी का वो दर्द समझिए कि पंजाब जो जिंदा दिली के लिए जाना जाता है, सरदार सुरक्षा के भाव से देखा जाता है पूरे देश में, उसके नाम पर धरनेबाज का कालिख, उसके चेहरे पर अराजक होने का कालिख मलने का काम, ये किसी नेशनलिस्ट तो छोड़ दीजिए, भाजपाई भी मैं नहीं कहूंगा, किसी सच्चे सिख के गले में ये बात कभी उतरेगी नहीं और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मीका साहब, आपने हमें समय दिया और किसान आंदोलन के नाम पर क्या गुंडई चल रही है वो आपने बताया, और पंजाब की एक्चुअल राजनीतिक स्थिति जमीन पर क्या है, ये पंचायत के चुनाव को मैनेज करने वाला और जीत के दिखाने वाले मीका गिल सरपंच साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि मीका साहब से प्रारब्ध पर ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मीका साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों आप सभी से वो नमस्कार प्रणाम। थैंक यू सर, नमस्कार जी।